एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 की। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी ऋग्वैदिक पीरियड की, ऋग्वैदिक काल की, जिसमें हमने देखा था कि लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें जन कहा जाता था। और हमने देखा था कि जन के जो राजा होते थे वो नॉर्मल राजा जैसे नहीं होते थे। उनके पास अपनी राजधानी, महल, सेना, ये सारी चीजें नहीं होती थी। जो भी सबसे पावरफुल, सबसे कुशल व्यक्ति होता था उसे अपना सरदार लोगों द्वारा चुन लिया जाता था और राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि अब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में नहीं रहते। लोगों ने बड़े बड़े राज्यों में रहना शुरू किया। बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें कहा जाने लगा जनपद और महाजनपद। और यहाँ पर जो राजा थे उनके पास बड़े बड़े महल थे, अपनी राजधानी थी, अपनी सेना थी। तो ये राजा ऋग्वैदिक राजा से बिल्कुल डिफरेंट थे। यहाँ पर जो राजा थे वो अपनी प्रजा से टैक्स भी वसूलते थे और सेना को भी सैलरी देते थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, राजाओं के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उनकी बात करेंगे। कुछ 16 महत्वपूर्ण महाजनपद थे उनके बारे में जानेंगे और 2 इंपॉर्टेंट महाजनपद की केस स्टडी भी देखेंगे, मगध और वज्जी की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आज के टाइम पर शासकों का चुनाव कैसे होता है, या फिर आज के टाइम पर शासक कौन होते हैं। तो हमारे देश में हम रूलर या फिर लीडर किसे कहेंगे? जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या फिर जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं हमारे इलाके के, हमारे देश, हमारे राज्य के लीडर। और वो कैसे बनते हैं? उनका चुनाव होता है, सभी लोग उनको वोट देते हैं, जब जाकर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर आज के टाइम में जो लीडर हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है जहां पर हम अपने लीडर को खुद चुनते हैं, जो हमारे ऊपर रूल करते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की शुरुआत कब हुई थी हमारे देश में? वो हुई थी आजादी के बाद से, 1947 के बाद से। लेकिन उससे पहले भी तो लीडर्स थे, उससे पहले भी तो रूलर्स थे। वो कैसे बनते थे? तो सबसे पहले जो शासक बने थे वो कैसे बने थे, यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि कुछ लोग सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में जो शासक बने थे वो कैसे बने थे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए, इलेक्शन के जरिए करते आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आजादी के बाद से हमारे देश में शुरुआत हुई थी कि हम चुनाव करके अपने शासक को, अपने लीडर को चुनेंगे। लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे? क्या उस टाइम पर भी चुनाव होते थे? नहीं, उस टाइम चुनाव नहीं होते थे। तो लगभग 3000 साल पहले लोग शासक बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। तो शासक बनने के लिए 3000 साल पहले क्या किया जाता था? यज्ञ किए जाते थे। और उनमें से एक यज्ञ का नाम क्या है? अश्वमेध यज्ञ। अब हम बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? जो भी राजा यज्ञ कराता है वो अपने घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अब वो घोड़े जहां जहां जाएंगे वो इलाका उस राजा के अंडर में आता जाएगा। और अगर रास्ते में किसी भी राजा ने, किसी भी व्यक्ति ने उन घोड़ों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और जो भी युद्ध में जीतेगा वो उस इलाके का राजा हो जाएगा। तो इस तरह से अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, इलाके को बढ़ाने के लिए राजा बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे। तो अश्वमेध यज्ञ एक आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से
लड़ाई करनी पड़ती थी। तो ये सीन आपने रामायण में भी देखा होगा, जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कराते हैं और वो अपने घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तब रास्ते में लव और कुश उनके घोड़ों को रोकते हैं और फिर उसके बाद उनके बीच में युद्ध भी होता है। तो इसी तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा उन घोड़ों को रोकता है तो उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती है, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होगा कि अश्वमेध कराने वाले राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं और अब उस इलाके पर उन राजा का अधिकार है। और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो पुरोहित के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। पुरोहित कौन होते हैं? जो यज्ञ करने का, अनुष्ठान करने का, पूजा पाठ से रिलेटेड काम करते हैं। तो यहाँ पर जो अश्वमेध यज्ञ है वो भी पुरोहितों द्वारा ही कराया जाता है और इसके लिए बाद में उन्हें उपहार दिए जाते थे। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था और अश्वमेध यज्ञ में जिन भी अदर राजाओं को इनवाइट किया जाता था वो सब भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। तो यहाँ पर राजा का मुख्य स्थान होता था, राजा को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। राजा को राज सिंहासन पर या फिर बाघ की खाल पर बिठाया जाता था, एक आसन लगाया जाता था। तो बाघ की खाल का क्या मतलब है? बाघ प्रतीक है पावर का, तो राजा को बाघ की खाल पर बिठाया जाता है, इसका मतलब राजा भी पावरफुल है। राजा के लिए एक बड़ा सा राज सिंहासन लगाया जाता है, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था राजा को। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उनका सहचर होता है। सारथी कौन होता है? जो रथ को खींचने का काम करता है। तो युद्ध क्षेत्र में वो राजा के साथ होता है और जिस टाइम पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है वहां पर सारथी अपने राजा की तारीफ करता है, राजा के बारे में बताता है कि राजा इतने बहादुर हैं, उन्होंने इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा, इतने लोगों को मारा। तो ये सारी चीजें सारथी वहां पर राजा का गुणगान करता है और बताता है। और राजा के जो सगे संबंधी होते हैं, खासकर उनकी रानियां, उनके पुत्र, उनको भी बहुत से छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और बाकी सारे जो आमंत्रित राजा होते थे, जितने भी गेस्ट होते थे, उन्हें चुपचाप बैठकर यह अश्वमेध यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे और बहुत सारे अनुष्ठान करते थे। इसके अलावा जो लोग विष तथा वैश्य होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। जिन्हें शूद्र माना जाता था उन्हें इस अनुष्ठानों में आने की परमिशन नहीं थी। तो जो लोग शूद्र माने जाते थे, अब ये शूद्र कौन है, वैश्य कौन है, इनकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानेंगे कि वैश्य आते थे यज्ञ में और गिफ्ट्स लेकर आते थे राजा के लिए, लेकिन शूद्रों को आने की परमिशन नहीं थी। अब विष हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, विष का मतलब क्या होता है? विष या जन का मतलब होता है आम जनता से। तो यहाँ पर जो आम जनता है वो राजा के लिए गिफ्ट लाती थी। तो यहाँ तक हमने जाना अश्वमेध यज्ञ के बारे में। हमने जाना कि कुछ लोग शासक कैसे बनते थे। तो ये बात है 3000 साल पहले की, कि 3000 साल पहले लोग शासक कैसे बनते थे। जैसे कि आज तो आप वोट देते हो, अपने नेता को चुनते हो, लेकिन 3000 साल पहले ऐसा वोटिंग वाला सिस्टम नहीं था। राजा बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, अपने घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देते थे, युद्ध करते थे और इस तरह से कुछ लोग शासक बने। तो जो अश्वमेध यज्ञ होता था वो राज्य के विस्तार के लिए, राजा के लिए इंपॉर्टेंट होता था। अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे अनुष्ठान होते थे, बहुत सारे दूसरे राजाओं को इनवाइट किया जाता था जो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। और राजा का यहाँ पर मेन रोल होता था, राजा को यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, राजा को राज सिंहासन पर बैठाया जाता था। तो ये सारी बातें हमने की यहाँ पर कि किस तरह से 3000 साल पहले लोग शासक बने। अब हम जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्णा सिस्टम के बारे में। तो उस समय पर 4 सामाजिक वर्ग थे, यानी कि पूरा समाज 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जिन्हें कहा जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो ब्राह्मण होते थे उनका काम होता था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ पढ़ना। अब वेद कितने होते हैं इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और ब्राह्मणों का काम होता था वेद पढ़ना, यज्ञ करना, और इसके बदले ब्राह्मणों को उपहार मिलते थे, ब्राह्मणों को गिफ्ट्स मिलते थे। सेकंड है क्षत्रिय। अब जो क्षत्रिय होते थे उनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, और जो भी राजा थे वो इसी वर्ण से होते थे, क्षत्रिय वर्ण से, जो युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। थर्ड कैटेगरी है वैश्य की।
वैश्य का काम होता था खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। और फोर्थ कैटेगरी है जिन्हें शूद्र कहा जाता था। और शूद्र का क्या काम होता था? ये तीनों वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ पर सबसे निचली कैटेगरी माना जाता था शूद्र को। और यहाँ पर जो भी 4 वर्ण हैं इनका निर्धारण कैसे होता था? अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति ब्राह्मण है? इसका निर्धारण होता था जन्म के आधार पर, यानी कि जो ब्राह्मण है उनका जो बेटा होगा वो भी ब्राह्मण ही होगा। जो क्षत्रिय है, जो राजा है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके बच्चे भी व्यापार ही करेंगे। और जो शूद्र हैं उनके बच्चे भी आगे चलकर लोगों की सेवा ही करेंगे, चाहे वो ये काम करना चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन करना उन्हें यही काम पड़ता था। जिस फैमिली में किसी भी बच्चे का जन्म होता था उसे अपनी फैमिली वाला काम ही करना पड़ता था, अपने वर्ण के अनुसार ही काम करना पड़ता था। तो इस तरीके से उस समय पर यानी कि 3000 साल पहले वर्ण सिस्टम था। और हमने बात की थी कि जो शूद्र होते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ में जाने की परमिशन नहीं थी। शूद्र ना ही वेदों को पढ़ सकते थे, ना ही कोई और काम कर सकते थे, ना ही पूजा पाठ कर सकते थे। तो इनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। इन्हें निचली कैटेगरी का माना जाता था और इनका काम सिर्फ इन तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। तो यहाँ तक हमने बात की कि कुछ लोग राजा कैसे बने, अश्वमेध यज्ञ कराकर राजा बने। और उसके बाद हमने जाना वर्ण सिस्टम के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब हम जानेंगे जनपद के बारे में कि ये जनपद आखिर है क्या। पिछले चैप्टर में हमने जन की बात की थी कि जो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं उन्हें जन कहते हैं। जो राजा महायज्ञों को कराते थे अब वो जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे, यानी कि वो एक छोटे ग्रुप के राजा नहीं थे, वो कोई सरदार नहीं थे, वो एक बड़े इलाके के राजा थे। जभी तो वो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं और इसीलिए उन्हें जनपद का राजा कहा जाता था। तो जनपद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो वो क्या है? वो है जन के बसने की जगह, यानी कि लोगों के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ ये है, लिटरल मीनिंग तो ये है। लेकिन जो राजा महायज्ञों को कराते थे उनका राज्य का इलाका बढ़ जाता था और उस बड़े इलाके को, बड़े राज्य को जनपद कहा जाता था। तो अब हमें कैसे पता चलता है जनपदों के बारे में कि 3000 साल पहले जनपद थे, अश्वमेध यज्ञ हुए थे? तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है जिससे कि उन्हें जनपदों के बारे में पता चला है। अब पुरातत्वविदों ने कहाँ खुदाई करके जनपद के बारे में पता लगाया है? दिल्ली के पुराने किले में, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक हस्तिनापुर है वहां पर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो ये 3 जगह हैं, दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये 3 प्रमुख जगह हैं जहां से हमें जनपद के बारे में पता चलता है, जहां से पुरातत्वविदों को खुदाई कर बस्तियां मिली हैं जनपदों की। तो खुदाई से पता चलता है कि यहाँ पर लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों को और जानवरों को पालते थे और चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों ये सभी फसलें उगाते थे। तो जनपद क्या है? एक बड़ा राज्य है जहाँ के राजा शक्तिशाली होते हैं, महायज्ञ कराते हैं। और जनपद में लोग क्या क्या काम करते हैं? जनपद में लोग पशुपालन करते हैं और खेती करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सारी फसलों की खेती होती थी जनपद में। और खेती और पशुपालन के अलावा भी लोग जनपद में कुछ और काम करते थे। और वो क्या करते थे? वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इन बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पर पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी मिलती थी, सरल रेखीय और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो इस टाइप की चित्रकारी जैसी आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो की जाती थी। लाइन वाली और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं यहाँ पर चित्रकारी में। तो ये है एक चित्रित धूसर पात्र जो हमें कहाँ से मिलता है? जनपद से मिलता है। जनपद के बारे में हमें किन 3 इलाकों से पता चलता है? हमें पता चलता है दिल्ली के पुराने किले से, मेरठ के हस्तिनापुर से और एटा के अतरंजी खेड़ा से। तो ये चित्रित धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग किया जाता था जनपद के टाइम पर। थालियां, कटोरियां मिली हैं इस तरह की और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते हैं
और इनका प्रयोग हो सकता है किसी खास मौके पर भोजन को परोसने के लिए किया जाता होगा। तो चित्रित धूसर पात्र के बारे में हमें पता चलता है जनपद से 3000 साल पहले से। तो यहाँ तक हमने बात की जनपद की कि जो राजा बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं वो जनपद के राजा कहलाते हैं, क्योंकि अब उनके इलाके का, उनके राज्य का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाजनपद की। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और अब इन्हें जनपद नहीं महाजनपद कहा जाने लगा। तो 3000 साल पहले हमने देखा जनपद को, लेकिन उसके 500 साल बाद कुछ जनपद इतने महत्वपूर्ण हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और राजधानी की किलेबंदी भी की गई थी और चारों ओर लकड़ी और ईंटों की और पत्थरों की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई थी। तो 3500 साल पहले ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में थे जन, यानी कि लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, अपने सरदार को चुनते थे, युद्ध लड़ते थे। 3000 साल पहले राजा बनने के लिए लोगों ने यज्ञ करने शुरू किए, बड़े बड़े महायज्ञ, और अब उन्हें महाजनपद का राजा कहा जाने लगा। और फिर 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए, उन्होंने अपनी राजधानी बना ली और अब उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और ये जो महाजनपद थे इनकी एक राजधानी होती है, राजधानी की किलेबंदी की गई होती है। किलेबंदी का मतलब है फोर्टिफिकेशन, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती है किले के राजधानी के चारों तरफ। टोटल 16 महाजनपद हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद बनाए गए हैं जो उन 16 महाजनपदों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है हस्तिनापुर, यहाँ है उज्जैन, कौशाम्बी, मगध, वज्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी तो वो थी 16 महाजनपद। तो जो महाजनपद थे उनकी अपनी राजधानी थी और वो राजधानी के चारों तरफ किलेबंदी करते थे, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर रखते थे। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया गया था, ताकि कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा राजा आकर हमारे किले पर, हमारी राजधानी पर आक्रमण ना कर दे। तो इसीलिए बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो कुछ राजा तो दिखावे के लिए भी ऊंची ऊंची दीवार बनाते थे। उससे क्या पता चलता था? उनकी पावर का पता चलता था। इस तरह से किले के अंदर और रहने वाले लोगों को और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। तो किलेबंदी इसलिए भी की जाती होगी ताकि अपने इलाके पर इजीली नियंत्रण रखा जा सके, ताकि अन्य लोग किले के अंदर ना आ सके। तो यहाँ से हमें पता चलते हैं 3 मेन रीजन कि किलों का निर्माण क्यों किया जाता था, क्यों फोर्ट्स को बिल्ड किया जाता था। एक तो राजा अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे, दूसरा राजा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे, और तीसरा किले बनाने से उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना आसान होता था, इसलिए किलों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ से हमें पता चले हैं 3 मेन रीजन कि किलों का निर्माण क्यों किया गया था। अब जो किले बनाए जाते थे उनको बनाने के लिए प्लानिंग भी की जाती होगी, बहुत से लोगों को मजदूरी करनी पड़ती होगी, बहुत बड़ी संख्या में ईंटें, पत्थर, इन सभी चीजों का इंतजाम करना पड़ता होगा, तब जाकर किले का काम पूरा होता होगा। तो ये है कौशाम्बी के किले की दीवार। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है इसे देखकर कि कितनी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, और ये मजबूत दीवारें बनाई जाती थी ताकि कोई भी आसानी से आक्रमण करके इनको तोड़ ना सके। तो ये कौशाम्बी किले की दीवार है, और कौशाम्बी कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। अब महाजनपद के टाइम पर, यानी कि 2500 साल पहले, राजा राजधानी में तो रहते थे, किलेबंदी तो करते थे, लेकिन इसके अलावा वो अपनी सेना भी रखते थे। परमानेंट सेना यहाँ पर राजा रखते थे और अपने सिपाहियों को सैलरीज भी देते थे, और जो सैलरी दी जाती थी वो आहत सिक्कों यानी कि पंच मार्क कॉइन्स के रूप में दी जाती थी। तो उस समय पर इस तरह के पंच मार्क कॉइन चलते थे। पंच मार्क कॉइन का मतलब है कि कॉइन पर पंच करके यहाँ पर निशान बनाए जाते थे, ऐसी छाप या डिजाइन बनाए जाते थे, और इन्हें कहा जाता था पंच मार्क कॉइन्स। तो महाजनपद में हमने क्या क्या बात की?
हमने देखा कि राजा की अपनी राजधानी होती है। इसके अलावा राजधानी के चारों तरफ किलेबंदी की जाती है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जाती हैं। हमने जाने कि किलों का निर्माण क्यों किया जाता था, इसके रीजन की बात की। फिर हमने देखा कि जो राजा हैं वो यहाँ पर अपनी सेना भी रखते हैं और अपने सिपाहियों को सैलरी भी देते हैं। तो इस तरीके से राजा होते थे महाजनपद टाइम पीरियड में, यानी कि 2500 साल पहले। अब यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महाजनपदों के राजा में और ऋग्वेद के राजाओं में क्या कोई अंतर है, और अगर है तो वो क्या है। तो हमने जब ऋग्वेद के राजा के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि जन में लोग रहते हैं और लोगों की मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग में लोगों को जो भी सबसे पावरफुल लगता है वो उसे अपना सरदार बना लेते थे। और राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। राजा के पास ना ही अपना कोई महल होता था, ना ही सेना होती थी, ना ही किलेबंदी जैसी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर एक तो राजा का बेटा राजा बनता है, दूसरा राजा की राजधानी भी होती है, राजा अपने महल में भी रहता है और किलेबंदी भी की जाती है, और राजा की परमानेंट सेना भी होती है जिन्हें सैलरी दी जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में, कर के बारे में। अब जो महाजनपद के राजा हैं वो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, तो इसके लिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता तो होगी ही। अब उन्हें किले बनवाने हैं तो उसके लिए लेबर लगेगी, और लेबर लगेगी तो लेबर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, और अगर सेना रखेंगे तो सेना के लोगों को भी सैलरी देनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी और कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती थी। तो इसीलिए यहाँ पर राजा शुरू करते हैं लोगों से टैक्स वसूलना, कर वसूलना। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा दिए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलते थे। तो हमने जनपद के टाइम पर क्या देखा कि लोग राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे और उससे राजा का गुजारा होता था। लेकिन यहाँ पर राजा को अपनी सेना मेंटेन करनी है, किलों का निर्माण करना है, इसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। अब जो लोग गिफ्ट लेकर आते हैं उनसे तो काम चलेगा नहीं, वो तो कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए राजा के पास पैसे रहे, संसाधन रहे, इसके लिए राजा लोगों से टैक्स वसूलते हैं। तो टैक्स किस किस चीज पर लगाया जाता था महाजनपद के टाइम पर? फसलों पर कर लगाया जाता था, यानी कि जो भी किसान फसलें उगाते थे उसका एक हिस्सा राजा को दिया जाता था। कारीगरों पर कर लगाया जाता था। कारीगर जैसे कि जो लोहे का काम करते हैं, जो सुनार होते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, ये सब क्या है? कारीगर हैं। अब कारीगर कैसे टैक्स पे करते थे? कारीगर राजा के महल में जाकर अपनी सर्विस देते थे, अपना श्रम देते थे। तो इस तरह से, यानी कि वो महीने में एक दिन या फिर एक महीने के लिए राजा के घर पे जाकर राजा के लिए कपड़े बनाएंगे या फिर राजा के लिए कोई और चीज बनाएंगे, राजा को अपनी सर्विस देंगे। तो इस तरीके से कारीगर अपना टैक्स पे करते थे। और जो पशुपालक होते थे वो जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देते थे। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो गाय पालता है तो वो गाय का दूध राजा को देगा टैक्स के रूप में। तो इस तरीके से पशुपालक जानवरों के उत्पाद देते थे राजा को। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, तो व्यापारियों को भी अपने गुड्स पर कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा जो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे वो भी टैक्स देते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक कौन होते हैं? जो जानवरों का शिकार करके खाते हैं और जंगल से चीजें इकट्ठे करके खाते हैं। और वो लोग राजा को कैसे टैक्स देते थे? जंगलों से उन्होंने कुछ इकट्ठा किया तो उसका एक हिस्सा भी राजा को दे दिया। तो इस तरीके से फसलों पर, कारीगरों पर, पशुपालकों पर, व्यापारियों पर और हंटर गैदरर पर टैक्स लगाया जाता था, और ये सभी लोग राजा को टैक्स पे करते थे। और इस तरीके से राजा अपनी आर्मी को मेंटेन रखते थे और सभी संसाधनों की पूर्ति करते थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर की, कृषि में परिवर्तन की। तो यहाँ पर कृषि में परिवर्तन आए थे और वो दो बड़े परिवर्तन थे जिसकी वजह से पैदावार बढ़ी थी, उपज बढ़ी थी। अब वो परिवर्तन क्या थे? सबसे पहला परिवर्तन था कि जो हल्के फाल थे वो अब लोहे के बनने लगे थे। अभी तक की हिस्ट्री में हमने देखा था कि खेती करने के लिए जो हल्के फाल हैं वो लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के हल बने होते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोहे के हल बनने लगे थे। लोहे के फल से क्या होता था कि जो जमीन कठोर होती थी उसे आसानी से जोता जा सकता था लोहे के हल की मदद से। लकड़ी के हल से तो कठोर जमीन को जोतना मुश्किल होता है, लेकिन लोहे के हल से जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। तो इससे क्या हुआ? फसलों की उपज बढ़ गई, ज्यादा खेती होने लगी, ज्यादा पैदावार होने लगी। तो ये तो एक परिवर्तन था। दूसरा चेंज क्या था? दूसरा ये था कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया था।
अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजने के बजाय धान के पौधे तैयार करना और उनका रोपण करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ था, पहले की तुलना में अब ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे और इससे पैदावार भी ज्यादा होती थी। तो यहाँ पर कृषि में दो परिवर्तन आए थे। एक तो लोहे के हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और दूसरा धान की रोपाई करनी शुरू कर दी थी। और जो राजा होते थे वो इस तरह के परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते थे, प्रमोट करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोहे के हल का प्रयोग करें, पौधों का रोपण करें। ऐसा क्यों? राजा इन परिवर्तनों को क्यों प्रोत्साहन देते थे? राजा क्यों चाहते थे कि इस तरह के परिवर्तन हो? क्योंकि इससे क्या होगा, पैदावार बढ़ेगी, खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी तो राजा को टैक्स के रूप में एक अच्छा हिस्सा मिलेगा, बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर राजा का फायदा भी था, इसीलिए राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते थे। तो यहाँ तक हमने बात की जन से लेकर महाजनपद तक के सफर की, 3500 से लेकर 2500 साल तक के इतिहास की, कि किस तरीके से पहले लोग जन में रहते थे, फिर जनपद में रहने लगे और फिर महाजनपद बनने लगे। हमने देखा कि पहले जो राजा लोगों द्वारा चुने जाते थे, जिनके पास अपनी सेना नहीं थी, अब वो राजा बड़े बड़े महायज्ञ कराकर अपने राज्य का विस्तार करते थे। और फिर कुछ समय बाद राजा इतने शक्तिशाली हो गए कि वो अपनी सेना रखने लगे, महलों में रहने लगे, राजा की राजधानी होने लगी। तो इस तरह के सभी चेंजेस हमने देखे कि कैसे राजा कृषि में होने वाले परिवर्तनों को सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे और लोगों से टैक्स वसूलते थे। अब हम बात करेंगे मगध की। तो यहाँ पर मगध की केस स्टडी दी गई है। यहाँ पर हम दो महाजनपद की केस स्टडी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं, एक तो मगध और दूसरा वंची, और देखेंगे कि ये दोनों महाजनपद इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। तो लगभग 200 साल के अंदर ही मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब मगध से नदियां होकर बहती हैं, इसका क्या मतलब है? वहां की जमीन उपजाऊ होगी, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं होगी, जल वितरण अच्छा होगा और यातायात के साधन भी अच्छे होंगे। इसके अलावा मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और जंगलों में बहुत से हाथी थे। तो हाथियों को पकड़कर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें सेना में रखा जाता था। तो मगध एक ऐसा महाजनपद था जिनके पास हाथियों की सेना थी। और अगर मगध के पास जंगल है तो जंगल में बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, बहुत से संसाधन होते हैं और उनसे घर बनाए जा सकते हैं, गाड़ियां बनाई जा सकती हैं, रथ बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं, तो यहाँ से लोहा भी बहुत इजीली मिल सकता है और लोहे से औजार, हथियार, हल, ये सारी चीजें बनाई जा सकती। तो इन सभी चीजों से, नदियों से, जंगलों से और लौह अयस्क की खदानों से मगध इतना पावरफुल बन गया, इतना महत्वपूर्ण बन गया। मगध का बहुत अच्छे से विकास हुआ, मगध की बहुत अच्छी सेना बनी जिसमें हाथी भी थे। इसके अलावा मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक भी थे, एक थे बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु, जिन्हें अजातशत्रु भी कहते हैं। और ये दोनों इतने पावरफुल राजा थे, इन्होंने मगध का बहुत अच्छे से विकास किया और अन्य जनपदों को जीतने के लिए भी हर संभव प्रयास किए, बहुत से अलग अलग साधन अपनाते थे। तो यहाँ पर जो मगध के दो शक्तिशाली राजाओं की बात की गई है, इन्होंने मगध के विकास में तो योगदान दिया ही, इसके अलावा ये अपने क्षेत्र का भी विस्तार करते थे। जो दूसरे महाजनपद थे इनके आसपास, वहां के इलाके को जीतने के लिए भी ये रणनीति बनाते रहते थे, कोशिश करते रहते थे। अब बिंबिसार और अजातशत्रु के अलावा एक और महत्वपूर्ण राजा थे, वो थे महापद्मानंद। तो महापद्मानंद ने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। तो उत्तर पश्चिम भाग का क्या मतलब है? तो ये है यहाँ पर मगध, लेकिन महापद्मानंद ने इस अपने इलाके का विस्तार उत्तर पश्चिम इलाके तक भी कर लिया था। तो इस पूरे इलाके पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। तो बिहार में एक जगह है राजगृह, जिसे आज राजगीर कहा जाता है। तो ये जगह बहुत सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी और बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना को मगध की राजधानी बनाया गया था। तो सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी और बाद में मगध की राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र। और यहाँ पर 3 शक्तिशाली राजाओं की बात की गई है जिसकी वजह से मगध इतना फ्लरिश हुआ, इतना महत्वपूर्ण बना।
तो वो 3 राजा हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। तो 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर, उनका सपना था विश्व विजय का। वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, पूरी दुनिया पर नियंत्रण चाहते थे, पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, और ऐसा करने में वो पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतने के बाद वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। और जब वो व्यास नदी के किनारे पहुंचे तब उनकी सेना को पता चला मगध की सेना के बारे में। तो उनके सिपाहियों ने आगे जाने से मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सेना बहुत शक्तिशाली है। भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो भारत की सेना से डरकर जो सिकंदर की सेना है वो आगे बढ़ी ही नहीं, उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। तो यहाँ है व्यास नदी, तो यहाँ तक आ गई थी सिकंदर की सेना, लेकिन यहाँ से आगे जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर भारत के शासकों की सेना है और वो बहुत शक्तिशाली सेना है, उनके पास रथ भी हैं, हाथी भी हैं, औजार भी हैं, हथियार भी हैं, तो हम तो मारे जाएंगे, इसीलिए ये लोग आगे आए ही नहीं। तो इस तरह सिकंदर भारत पर अपना नियंत्रण कर ही नहीं सका। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच क्या अंतर दिखता है। तो ऋग्वेद में कोई परमानेंट सेना तो थी नहीं, लोग जनों में रहते थे और अपने सरदार को डिसाइड करते थे, चुनते थे और ऐसे ही लड़ने जाते थे। उनके पास ज्यादा औजार हथियार नहीं थे और हाथियों वाली सेना नहीं थी, परमानेंट सेना नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक तो राजाओं की परमानेंट सेना है, इसके अलावा सेना के पास औजार हथियार भी हैं, रथ भी हैं, हाथी भी हैं और बहुत अच्छी बड़ी विशाल सेना है। तो यहाँ तक हमने बात की मगध की। मगध से गंगा और सोन जैसी नदियां निकलती हैं, इसलिए मगध की जमीन बहुत उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है, संसाधन अच्छे हैं मगध के पास। मगध के पास क्या है, जंगल है, जंगल में हाथी हैं, हाथियों को सेना में शामिल किया गया। जंगल की लकड़ी से घर, रथ, ये सारी चीजें बनाई गई। इसके अलावा जो मगध के राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने मगध के विकास में योगदान दिया, मगध के राज्य का विस्तार किया। और जो पद्मानंद थे उन्होंने तो अपने इलाके को उत्तर पश्चिम तक भी फैला लिया था। इसके अलावा जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना भारत के शासकों की सेना से डर गई थी और आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो इस तरह सिकंदर भारत में एंटर नहीं कर सका। तो यहाँ तक हमने बात की मगध की। मगध की केस स्टडी देखी कि क्यों मगध इतना शक्तिशाली, इतना महत्वपूर्ण महाजनपद था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वज्जी की। तो यहाँ पर हम वज्जी की केस स्टडी देखेंगे। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और मगध के पास में ही एक राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। मगध की राजधानी क्या थी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पर यानी कि वज्जी में एक अलग ही तरह की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। तो गण या संघ में कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि बहुत से राजा होते थे, कई शासक होते थे और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जैसे कि वज्जी में कुछ 5 राजा हैं, तो ये 5 के 5 राजा मिलकर ही सारे अनुष्ठान करेंगे और मिलकर बातचीत करके, डिस्कशन करके सारे फैसले लेंगे। तो ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत की जाती थी, ये तय किया जाता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना। पूरी प्लानिंग जो होती थी वो ग्रुप में बैठकर की जाती थी। कोई एक राजा नहीं था, सारे फैसले कोई एक व्यक्ति नहीं लेता था। तो यहाँ पर ये वज्जी की खासियत थी कि वज्जी में कोई एक राजा नहीं था, बल्कि राजाओं का ग्रुप था, जिसे गण या संघ कहते हैं। और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए सभी आपस में मिलकर चर्चा करते थे, रणनीति बनाते थे। और यहाँ पर जो ये सभा होती थी, यहाँ पर स्त्रियों को, दासों को और कमक्कार को इन सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि महिलाओं के साथ और दासों के साथ भेदभाव किया जाता था, कि उन्हें इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर वज्जी संघ का वर्णन किया गया है और ये दीर्घ निकाय से लिया गया है। अब ये दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। तो दीर्घ निकाय में वज्जी संघ के बारे में बताया गया है। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इसमें हम जानेंगे कि क्या लिखा गया था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु कौन है? वो है मगध के राजा, मगध के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं।
तो अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे, यानी कि मगध वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था और वो अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजते हैं। अजातशत्रु अपने मंत्री से कहते हैं कि जाओ बुद्ध से सलाह लेकर आओ कि हमें वज्जी संघ पर कब आक्रमण करना चाहिए। तो बुद्ध ने मंत्री से पूछा कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं? क्या सभी सदस्य उपस्थित होते हैं सभाओं में? तो जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वहां पर पूर्ण और नियमित सभाएं होती हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, नियमों का पालन होता है, बड़ों का सम्मान होता है, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होती, शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मंतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ पर बुद्ध क्या कहते हैं कि वज्जी संघ पर तब तक आक्रमण मत करना तब तक यहाँ पर ये सारी चीजें होती रहें, क्योंकि इन सारे रूल्स से जो ग्रुप है वहां पर राजाओं का, सारी चीजें जो डिस्कशन से होती हैं, सारे फैसले डिस्कस कर लिए जाते हैं, इन सभी से क्या होता है? वज्जी का विकास होता है। वज्जी तब तक उन्नति करता रहेगा जब तक वज्जी में ये सारी चीजें होती हैं, और जब तक वज्जी में ये सारी चीजें हो रही हैं जब तक वज्जी पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। तो फिर इसके बाद अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण नहीं करते। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है वज्जी के बारे में कि ये सारे रूल्स थे वज्जी में, एक अच्छी शासन व्यवस्था थी वज्जी में, जहां पर सारी चीजें डिस्कस की जाती थी, किसी एक के रूल्स नहीं चलते थे, किसी एक की बात नहीं मानी जाती थी, सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करते थे, डिस्कस करके सारे फैसले लेते थे। तो वज्जी संघ और अन्य महाजनपदों में क्या अंतर है? सबसे पहला और मेन अंतर तो यही है कि यहाँ पर कोई एक राजा नहीं होता, राजाओं का ग्रुप होता है जिसे गण या संघ कहा जाता है, और सारे फैसले राजा मिलकर करते हैं, सारे फैसले डिस्कस कर सभाओं में किए जाते हैं, सभाएं होती थी। तो इस तरह से जो वज्जी संघ है वो बाकी महाजनपदों से अलग था। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा, यानी कि 2500 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले तक ये शासन व्यवस्था वज्जी में चलती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गुप्त शासक आते हैं और उन्होंने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गण और संघ पर किसने विजय प्राप्त की थी, वज्जी पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी गुप्त शासकों ने, और उससे पहले 1000 साल तक कोई भी इन पर कब्जा नहीं कर पाया, आक्रमण नहीं कर पाया। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, जहाँ पर हमने बात की कि कुछ लोग राजा कैसे बने, उसके बाद हमने बात की जनपद की, फिर हमने बात की महाजनपद की कि जो महाजनपद के राजा थे उनकी राजधानी थी, किलेबंदी थी, वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे, एग्रीकल्चर में यानी कि खेती में चेंजेस को प्रमोट करते थे, प्रोत्साहन देते थे। और उसके बाद हमने मगध और वज्जी की केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया, डिटेल में इन दोनों महाजनपदों के बारे में जाना। अब यहाँ पर इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली, और कौशाम्बी कहाँ पर है? कौशाम्बी है आज के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और पाटलिपुत्र राजधानी है मगध की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछी गई है वज्जी की राजधानी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मगध का शासक कौन नहीं था? तो हमने मगध के 3 इंपॉर्टेंट शासकों की बात की थी, अजातशत्रु की भी हमने बात की थी, बिंबिसार की भी की थी, महापद्मानंद की भी की थी, लेकिन हमने चाणक्य की बात नहीं की थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गण या संघों पर किन शासकों ने विजय प्राप्त की थी? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो वज्जी संघ है उस पर 1500 साल पहले तक कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन बाद में कौन से शासकों ने विजय प्राप्त की थी, इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं।
थैंक यू।